एक बहुत अहम और सीरियस मामला जो बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान फ़ुटबॉल बना हुआ है वो है 70 साल से ज़ायद उम्र के शब्बीर अहमद साहब, जिनका ओरिजिन पाकिस्तानी है लेकिन वो 60 की दहाई के आखिर में हिजरत कर गए थे और बरतानिया में मुकीम थे। वहीं पर उन्होंने एक जुर्म किया जिसकी उन्हें सज़ा भी हुई और सज़ा के बाद वो रिहा भी हो गए और अब वहाँ वो निगरानी में उन्हें रखा गया है जेल से रिहाई के बाद, क्योंकि विक्टिम्स ये समझते हैं कि वो इतना असर रसूख इन्फ्लुएंस अभी भी रखते हैं उन इलाकों में कि उन्हें खौफ महसूस होता है। जिसके बाद बरतानिया के जो जितने भी रहनुमा हैं माजी में भी, जब से ये ग्रूमिंग गैंग खबरों में आना शुरू हुआ, सभी ने, इवन के एंडी बर्नहम, उनकी जानिब से भी मुतालबा किया गया कि इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए, इन्हें वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए। अब उस पर वो अपने कानून की तब्दीली की बात कर रहे हैं। शबाना महमूद साहिबा तो ये भी कह रही हैं कि इस पर गौर किया जा सकता है जो वहाँ के कवानीन हैं। अब आता पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या सामने। पाकिस्तान से जब पूछा गया तो जो हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान हैं ताहिर इंदराबी साहब, उन्होंने सीधा और साफ जवाब इस पर दे दिया कि ये बरतानिया का अंदरूनी मामला है, क्योंकि वो बरतानवी शहरी है। जब इन्हें सज़ा हुई थी तो इनकी बरतानवी शहरियत तो वापस ले ली गई थी, उससे पहले ये दोहरी शहरियत रखते थे। सेठी साहब, अब इसको लेके बरतानवी हुकूमत ये समझ रही है और वहाँ कमेटीज़ को भी ब्रीफ किया जा रहा है कि जिस तरह कुछ अफ्रीकी ममालिक के ऊपर बरतानिया ने दबाव डाल के कुछ मुजरिम और रेफ्यूजीज़ वापस लेने के लिए दबाव डाला था, इस्तेमाल किया था कुछ धमकियों को, उसी तरह वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, एड को इस्तेमाल किया जा सकता है और पाकिस्तान को कन्विंस किया जा सकता है कि इन्हें वापस लें। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी अपना जवाब दे दिया जिसका जिक्र आपने किया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, ये आपका शहरी है, ये पाकिस्तान का शहरी नहीं रहा, इसने आपने छोड़ दी थी शहरी, आपकी शहरी है और वहीं ये जमा पका और वहीं आपने सज़ा इसको जो हो गई थी वो भी उसने पूरी की है वहाँ और आपने उसको रिहा कर दिया। और तो ये आपका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। तो इसलिए आप इसको नहीं डिपोर्ट कर सकते। अच्छा, अब इशू ये बन गया है कि जो अनऑफिशियल बात हो रही है, बरतानिया के अंदर जो खबरें लीक की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि पाकिस्तान कहता है हम ले लेंगे वापस, मगर आप भी हमारे कुछ लोग हैं जो हमें तंग कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो बरतानिया में रिहाइश कर रहे हैं उनको आप डिपोर्ट करें। जिसमें नाम आ रहा है अदील राजा साहब का, शहजाद अकबर साहब का, और भी एक दो नाम आ रहे हैं जी, कुछ लोग तो अल्ताफ हुसैन साहब का भी नाम दे रहे हैं। हाँ, वो भी है। तो अब पाकिस्तान, मगर ये ऑफिशियली ये बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये द डेली टेलीग्राफ और फर्स्ट पोस्ट ने इंडिकेट किया कि वही ना, उनको लीक किया प्रॉबेबली ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने कि पाकिस्तान कह रहा है कि लो फिर एक दिओ ही कत दिओ तो कत लवो, तुसीं इहनूं के कलना चाहते हो तो कल दिओ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, मगर फिर ਜਿਹੜੇ लोग सानू तंग करते पे उन्होंने वापस करो। अब वो तैयार नहीं है करने के लिए, बिकॉज उनमें से एक आदमी तो असाइलम ली हुई है और दूसरे ने उसकी तो मेरा ख्याल है रेजिडेंसी ही और नेशनलिटी पहले से ब्रिटिश है। तो इसलिए ये इशू एक बन गया है। अब क्यों ये इशू बना है और इसका क्या हल क्या है? इशू ये इसलिए बना है बिकॉज एक पूरी मुहिम चली थी बरतानिया में ये ग्रूमिंग गैंग के ऊपर कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ज़्यादातर पाकिस्तानियों का नाम आ रहा था कि इन्होंने कोई गैंग्स हैं जो कि बच्चियों को एक्सप्लॉइट करते हैं और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और पिछली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में उनकी जो होम सेक्रेटरी थी उसने भी पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये पाकिस्तानी है ये ग्रूमिंग गैंग्स। स्वेला ब्रेवरमैन। तो खैर उस वक्त भी हमने एहतजाज किया था, हमने कहा था ये कैसे हो सकता है, आप वाई यू सिंगलिंग आउट। मगर वहाँ जो माहौल बना हुआ है ना इस वक्त बरतानिया में, तो वो फार राइट विंग जो पार्टीज़ हैं वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, रिफॉर्म यूके स्पेशली रिफॉर्म यूके, ये पहले इन्होंने ब्रेक्सिट किया, गोरों को निकाला यहाँ से, अब वो कहते हैं कि ये जो इमिग्रेंट्स आए हुए हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह से, इनको भी निकाला जाए। और स्पेशली वो पाकिस्तान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इस किस्म की जब चीज़ होती है तो फिर जाहिर है कि वो एक जिसे कहते हैं ना एमुनिशन मिल जाती है फार राइट को। अब फार राइट ने इस दफ़ा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो हुए उसमें स्वीपिंग विक्ट्री की है, लेबर उड़ गया वहाँ। तो इस लेबर के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर है कि जी अब आप कोई ऐसे इकदाम करें कि ये इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं इसको टाइट करें, और इतनी जो ये बाहर एशिया से जो लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स लेके आ रहे हैं, हमारे कल्चर में बैठते नहीं हैं और गन डाला हुआ है यहाँ, ये किया हुआ है वो किया हुआ है। तो ये एक एक्सक्यूज़ मिल गया है उनकी जो अपनी बैड परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और बैड गवर्नेंस है जो, उसके लिए एक एक्सक्यूज़ मिल गया है फॉरेनर्स का। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा फॉरेनर्स को ही ब्लेम किया जाता है हर चीज़ के लिए।
और यहाँ भी ब्रिटेन के अंदर भी फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इंडियन पाकिस्तानी सी है। अब आपने देखा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तो इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, ये ब्रिटेन के अंदर पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ। तो ये मुख्तलिफ जगह पे, मगर एशिया वही है, वहीं से लोग टारगेट हो रहे हैं। अच्छा, अब तो ये इशू इतना नहीं था, इसको बना दिया गया है, और बनाया इसलिए सियासी रीजंस के लिए, फार राइट ने किया। अब अंडर प्रेशर है लेबर गवर्नमेंट, और लेबर गवर्नमेंट के अंदर भी लोग हैं जो कहते हैं कि यार ये फार राइट वोट ली जा रही है, आवाम का पॉपुलिज्म जो है वो इधर जा रहा है, आप भी कोई ख्याल करें, कोई कुर्बानी करनी पड़ती है, कोई कानून चेंज करने पड़ते हैं तो कर लें। अब ये इसके अंदर जो प्रॉब्लम आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि इस वक्त जो बरतानिया का कानून है वो भी अलाउ नहीं करता कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट को या ब्रिटिश नेशनल को आप डिपोर्ट कर दें, वो नहीं आप कर सकते आप। और वो एक कानून है, वो कहते हैं उसको चेंज कर दें। वो 1971 में मेरा ख्याल एक कानून बना था। अब कह रहे हैं जी हम उस कानून को अमेंड कर देते हैं, एक बंदे के लिए, ये शबीर के लिए अमेंड कर देते हैं कानून को, और इसको वापस भेज देते हैं पाकिस्तान। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, ये हमारा शहरी नहीं है। वो कहते हैं नहीं, इसकी डुअल नेशनैलिटी थी, इसने डुअल नेशनैलिटी रखी, पैदा वो कहते हैं यहाँ हुआ, पैदा वो पाकिस्तान में हुआ। अच्छा, अब बात ये है कि शबीर ये कहता है मैंने तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़ दी थी। बरतानिया ये कहता है कहाँ छोड़ी थी, तुमने पूरे प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, तुमने बस पासपोर्ट अपना रिन्यू नहीं कराया, और ये तुमने, इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने छोड़ दी है। तो अगर छोड़ी होती तो पूरी जो कार्रवाई होती है कागजी, वो आपने मुकम्मल की होती, वो आपने की नहीं। और यही वो पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि इसने अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़ी नहीं है, रिनाउंस नहीं की। अच्छा, तो इस किस्म के लीगल इश्यूज़ भी, टेक्निकल इश्यूज़ भी रास्ते में आ रहे हैं। मगर बेसिकली जो इशू है वो यही है कि क्या अगर ये चीज़ हो जाती है तो इसका क्या इम्प्लिकेशन है, और क्या है। अब सिचुएशन मैं आपको बताऊं, सिचुएशन ये है आयशा कि अगर एक शख्स है बरतानिया में, वो मर्डर करता है, अच्छा, और 10-15 बंदों का मर्डर कर देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पकड़ा जाता है, गोरा होता है या इंडियन होता है या ऑस्ट्रेलियन होता है, अच्छा, बाहर का, नेशनैलिटी उसकी बरतानिया की है, मगर बॉर्न कहीं और हुआ है, और मर्डर किया उसने, अच्छा, 3-4 मर्डर्स किए, इज़ अ सीरियल किलर। उसको पकड़ा जाता है, उसको 10-20 साल की सज़ा हो जाती है। वो 10-20 साल सज़ा काटने के बाद बाहर आता है, तो क्या उस वक़्त उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा? आज तक तो ऐसे कभी नहीं हुआ। ये जो सज़ा देने का जो फ़लसफ़ा है वो यही है कि जब आपको सज़ा हो जाती है और आप भुगत लेते हैं अपनी सज़ा, तो तवक्को ये की जाती है कि अब आप अच्छे शहरी बनेंगे, इस किस्म की गलती फिर नहीं करेंगे, इस किस्म की क्राइम फिर नहीं करेंगे। और अगर आपका ख्याल हो कि ये बंदा अभी भी रिफॉर्म नहीं हुआ, तो फिर भी थोड़ी बहुत उसके ऊपर वॉच रखते हैं। उनकी सर्विलेंस है, निगरानी हो रही है, निगरानी, और इनकी निगरानी भी हो रही है। तो अब ये है कि इंग्लैंड में तो नहीं है, मगर तो आप जिस किस्म की मर्ज़ी क्राइम कमिट करें, उसकी सज़ा आपको हो जाए, आप भुगत लें सज़ा, आप बाहर आ जाए, तो ये जो है ना कि आपको उठा के डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये आज तक कभी हुआ नहीं। तो अब इस केस में क्यों ये करना चाह रहे हैं? अच्छा, उसके ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि जी इस वक्त बरतानिया की हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर है दो तरफ से। एक तो ये राइट विंग पार्टीज़ जो एंटी इमिग्रेंट्स है, उनको एक मौका मिल गया है कि इस चीज़ को उछाल के और फोकस किया जाए ऑन इमिग्रेंट्स, और एलन मस्क उसको फ्यूल कर रहे हैं, और एलन मस्क जैसे लोग जो है उसको बढ़ा रहे हैं, हवा दे रहे हैं। और दूसरा ये कि जो लोग अफेक्ट हुए, जिनकी बच्चियां इन्वॉल्व हो गई इन चीज़ों में, वो भी लगे हुए हैं कैंपेन करने। तो एक पूरी कैंपेन बन गई है। तो अब क्या करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट पाकिस्तान को कह रही है, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। ये अगर ये पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेगा तो कल को हर बंदे को उठा के वो वापस भेजना शुरू कर देंगे। दिस इज़ नॉट ऑन। कानून भी तो होते हैं अपने, हर मुल्क के अपने अपने कानून होते हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादती कर रहे हैं अंग्रेज़, और ये बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल सही है। मगर ये जो बात आई है ना बीच में कि वो कह रहे हैं कि अच्छा आप डिपोर्ट हम कर देते हैं शहजाद अकबर को या अदील राजा को या जो भी है, क्योंकि वो आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये तो कोई क्राइम नहीं है ना। बरतानिया के अंदर आप तारीख़ हिस्टोरिकली बरतानिया सबसे पहले असाइलम देता है सियासी लोगों को, और दुनिया में ये पूरी लेनिन से लेके सारे आके बरतानिया में रहते रहे हैं जब उनके पीछे पुलिस घूम रही थी रूस के अंदर या कहीं और। तो दिस इज़ द होम ऑफ ऑल असाइलम सीकर्स। तो इसीलिए तो ये बरतानिया के बारे में कहा जाता है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्री स्पीच को करते हैं, पर लोग वहाँ बैठ के खुली बातें करते हैं।
तो अब ये अगर वहाँ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो कि आपकी पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर कोई कमेंट्री कर रहे हैं या बेचैनी भी फैला रहे हैं, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हाँ, तो वो मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कह जी डिपोर्ट कर दें। सो आई थिंक ये जो है ना इक्वेट करना कि हम ले लेते हैं शबीर को, आप उनको डिपोर्ट कर दें, मेरा ख्याल है इधर नहीं जाना चाहिए हमें। अच्छा, ऐसा होगा भी नहीं आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है बरतानिया नहीं एग्री करेगा, नहीं करेगा। और वो इस वक्त धमकी यही दे रहे हैं कि हम आपको कोई 150 मिलियन पाउंड का एड देते हैं तो वो हम बंद कर देंगे। ये तकारीर आयशा का वीज़ा नहीं, हम आयशा को वीज़ा नहीं देंगे, लगा हुआ है। सेठी को दे देंगे, आयशा को नहीं देंगे। नहीं, आपको क्यों देंगे? तो इसलिए इस किस्म की बातें हो रही है वहाँ। अच्छा। हाँ, तो अब मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या ये बड़ा डिप्लोमेटिक मसला बन सकता है? आई थिंक ये डिप्लोमेटिक छोटा मोटा मसला तो बनेगा और बना हुआ है, बट आई थिंक ये बात जाएगी नहीं कहीं भी। अच्छा। अब उनके लिए वो कानून को चेंज करना और फिर इसको उठा के डिपोर्ट करना ज़बरदस्ती, ये इट कैन क्रिएट अ मेस। आई थिंक यूके वाले जो है इसको 2 दफ़ा सोच लें। और अगर ये बात आती है यहाँ कि हम ले लेते हैं और आप हमें अपने वो बंदे दे दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट राइट। आपको पता है माजी में भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे सियासी बुनियाद पे मुतालबात किए जाते रहे, जैसे बानी MQM उनकी हवालगी का मुतालबा, उसके लिए लेटर लिखे जाते रहे। इमरान खान साहब कहते रहे कि वो ख़त लिखेंगे इसहाक डार साहब या नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के लिए, तो कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमारे दरमियान मौजूद नहीं था। ये हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हुकूमत आती है ना यहाँ, वो जो पिछले वाले लोग होते हैं ना उनके खिलाफ विच हंटिंग शुरू हो जाती है। फिर वो इसी किस्म की बातें करते हैं। इमरान खान कहता है यूके को कि ये नवाज़ को भेजो, निकालो, ये हम अब कह रहे हैं उसको निकालो, उसको निकालो, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है ये एक अच्छी ट्रेडिशन नहीं है। ये कोई, मगर प्रॉब्लम पता क्या है कि ये इंडिया वाले ऐसे नहीं करते। इंडिया में भी बड़ी अपोजिशन है टू बीजेपी जो है, कांग्रेस की है और लोगों की है। वो नहीं किसी बैरूनी मुल्क में बैठ के जाके और गालियाँ देते और इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं करते। हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये रुझान हो गया गाली गलोच और वहाँ बैठ के वहाँ की आज़ादी को एक्सप्लॉइट करके और अपनी रियासत को कमज़ोर करना पाकिस्तान के अंदर एंड सो ऑन। ये अनफॉर्चुनेट है। उनको भी सोचना चाहिए कि तनकीद ज़रूर करें, तनकीदी जायज़ा लें, तनकीद ज़रूर करें, मगर किसी सूरत में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना करें। किसी बंदे के ख़िलाफ़ कर सकते हैं आप, किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, मगर ऐसा कोई काम ना करें जिससे पाकिस्तान कमज़ोर होता है या पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर होती है। कौमी सलामती, कौमी मफाद, नेशनल इंटरेस्ट को देखें। बहरहाल ग्रूमिंग गैंग्स का ये मामला जो इशू बना हुआ है जिसके सरकना की पाकिस्तान वापसी का, इस पर सेठी साहब का ये एनालिसिस है कि मामला अपनी जगह संगीन है, लेकिन इसमें फार राइट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है कि वो हवा दे रहे हैं इस मसले को। अगर स्टैट्स देखे जाएँ जो आदाद-ओ-शुमार इन्वेस्टिगेशन सामने आई हैं 2023 में, वो भी ये बताती हैं कि इस सारे मामले में 83% तो वाइट लोग, सफ़ेद फार्म लोग इन्वॉल्व दिखाई दिए, नज़र आए और गवाहान ने भी उसकी तस्दीक की। बहरहाल इस इशू को डेलिकेटली मुझे लगता है खुशअस्लूबी के साथ हैंडल कर लेंगे मोहसिन नकवी साहब, अगर वो जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उनके साथ एक मीटिंग करें, उन्हें समझाएं पाकिस्तान का मौक़िफ़, इट विल बी सेट। नहीं, इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, इतना भी आसान नहीं है। चलें, अच्छा ये आसान है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए जनरल असम्बली सेशन में शिरकत के लिए और ममदानी उन्हें अरेस्ट करवा दे? ये नहीं हो सकता। सो उन्होंने ये बात क्यों कही? सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए? उन्होंने ज़रूर अपने लीगल डिपार्टमेंट को पूछा होगा। वो कह रहे हैं हम इस पे मुशावरत कर रहे हैं। हाँ, मुशावरत करें, मगर वो ये कानून उनको इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है ना वो एक किस्म का है तो न्यूयॉर्क में, मगर अगर कोई यूनाइटेड नेशंस आना चाहता है तो उसको आप रोक नहीं सकते, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल फोरम। और अगर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दावत दी है तो देन उसकी प्रोटेक्शन भी मिलती है जिसको आप दावत देते हैं। वो मेरा ख्याल है, देखिए वो भी तो नंबर लगा रहे हैं ना, उनकी इस वक्त जो कंस्टिट्यूंसी है वो बिल्कुल ये चाहती है कि नेतन्याहू को वो क्रिमिनल समझते हैं मेजॉरिटी ऑफ न्यूयॉर्कर्स। और ममदानी साहब ने तो पहले भी ये ऐलान किया था, तो वो तो टिके हुए हैं अपनी चीज़ के ऊपर। अब वो और बात है कि इस किस्म की चीज़ के अंदर फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है जी। और दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू को क्रिमिनल का कहना, वो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जी उनको कहा हुआ है कि इज़ अ क्रिमिनल, इसको पकड़े। मगर अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की लेजिस्लेशन को मानती नहीं है, उसे कहते हैं हम नहीं मानते। उन्होंने तो पहले रिजेक्ट कर दिया। सो उनके उनके खाते में ये नहीं कि जी अमेरिकन आर नॉट एंटाइटल्ड टू अरेस्ट नेतन्याहू।
तो इसलिए ये भी एक मसला है कि किस कानून के तहत उसको अरेस्ट करेंगे। उसने कोई न्यूयॉर्क के अंदर तो कोई क्राइम नहीं कमिट की, अगर कोई क्राइम कमिट की भी है तो वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दिया है, मगर उसको तो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करती, रिकग्नाइज नहीं करती। तो इसलिए आई डोंट थिंक इट विल गो फॉर। बल्कि वो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो वो ये कैसा होने देंगे। बहरहाल इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही करार दिया जा रहा है और इजरायली जो मुख्तलिफ सर्कल्स हैं उनकी तरफ से ज़ोरान मुमदानी को तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है और वो ये समझते हैं कि वो न्यूयॉर्क का जो सिस्टम है उसको चलाने में नाकाम हो रहे हैं, इसलिए वो इस नौयत नहीं ऐसी नहीं बात, वो बहुत से प्लान्स उनके हैं। हाँ। और बढ़ रहे हैं वो, बिल्कुल नाकाम बिल्कुल नहीं हो रहे, मगर ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा तो है। हाँ, वो जो सफ़ीर हैं इजराइल के अमेरिका में वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह की स्टेटमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी है। एनीवेज अब आगे चलते हैं। वो मामला जो अब हाथ से वाकई बाहर निकलता दिखाई दे रहा है, आपने जैसे कल कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का मामला, उसमें उर्दन निशाना बन रहा है और वहाँ सेंटकॉम ने जो तस्दीक की अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत की, उसके बाद अटैक्स मज़ीद तेज़ होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सेठी साहब, पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग मीडिया के ऊपर ख़बरें चल रही हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला ईरान के कल सिकंदर मोमिनी साहब पाकिस्तान के विज़िट पर आ रहे हैं और साथ उनके दीगर मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिशल्स भी होंगे। पाकिस्तान की तरफ से अब ऐसा कोई पुश दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनका ये विजिट क्या जाहिर करता है? अगर वो वज़ीर दाखिला ईरान के आएंगे तो किस सिलसिले में? पता नहीं, आई रियली डोंट नो। मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस होंगे जो कि आगे जाके मसला बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान के जो बलूचिस्तान का हिस्सा है जी, अमेरिका की कोशिश है वहाँ भी उकसाया जाए लोगों को, जैसे कुर्दों को। इस तरीके से ईरान को फ़िक्र है कि यहाँ भी जो पाकिस्तान और ईरान का सिस्टम में बॉर्डर है वहाँ वो बैठे हुए हैं ईरानी बलोच, और वो भी एक आज़ाद बलूचिस्तान तंजीम चलाना चाह रहे हैं। अच्छा। आपको याद होगा वहाँ से भी इंडियंस ने पाकिस्तान के ऊपर भी स्पाइंग कर रहे थे जी। तो इसलिए हो सकता है कि ये भी बात करने आ रहे हों कि जी आपने ख्याल रखना कि हमारा इस बॉर्डर के ऊपर अच्छा। ये लोग जो आपके इलाके में बैठे हुए हैं, अच्छा, उसका भी आप ज़रा देख लीजिएगा ज़रा। तो ये भी हो सकता है। आई थिंक इंटीरियर टू इंटीरियर तो इसी किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं, टेररिज्म, बॉर्डर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। लेकिन अब्बास सरागची साहब नहीं आ रहे तो इसका मतलब है अभी जंग के शोले तो मदम होने के कोई इम्कानात नहीं है और सालिस सुस्त पड़े हैं। ना कतर ना पाकिस्तान कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देख रहे, लेकिन यूएई की तरफ से अलबत्ता दबाव आया है कि आप जल्दी से मुज़ाकरात की मेज़ की तरफ वापस आएँ। यूएई ने तो ऑलरेडी ईरान को भी पैगाम भेजा है हाँ। कि हम नहीं इन्वॉल्व, हम नहीं आपके ख़िलाफ़ यहाँ से अमेरिकनों को नहीं करने देंगे। अच्छा। जो हो गया और हम चाहते हैं कि, और उन्होंने अमेरिका को भी, अब ये सारे इकट्ठे होकर अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जी मारे हम जा रहे हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है जी, मारे हम जा रहे हैं और आप जंग कर रहे हैं ईरान के साथ। तो इसलिए अब ये सुनने में आ रहा है कुवैत वाले भी पाकिस्तान को कह रहे हैं हमारे साथ भी कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर ले। बिल्कुल। तो सारे जो है उन्होंने एतमाद तो अमेरिका का खो दिया ना। अमेरिका तो है ही नहीं, अब किसी खाते में नहीं है। दे डोंट ट्रस्ट अमेरिका। तो अब वो कहाँ जाएंगे? मैंने पहले दिन से ये कहा था इन सबको अब बैठ के ईरान के साथ मुका करनी पड़ेगी। ये ज़िंदा नहीं रह सकते बाय टेकिंग ऑन ईरान। ईरान इज़ अ वेरी पावरफुल नेबर एंड दे हैव द विदऑल। वो कर सकते हैं, इनको तो बहुत तकलीफ़ दे सकते हैं और ये ईरान को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकते। इसलिए इन सब को चाहिए कि ये आप बैठ के ईरान के साथ कोई अग्रीमेंट की करें ताकि ये भी ज़िंदा रहें, तो फलें फूलें और ईरान को भी किसी किस्म की तकलीफ़ ना दें, वह अमेरिका और वह इसराइल। तो अब ये इश्यूज़ हैं, अब ये आहिस्ता तो सॉर्ट आउट नहीं होंगे। इसीलिए अभी ये अमेरिका जो प्रेशर है उसके ऊपर कि जी किसी तरीके से जंग और एस्केलेट की जाए जी। आप बिहाइंड द सीन्स हो सकता है ये भी प्रेशर डाल रहे हो, ऊपर से कुछ कह रहे हैं, पीछे से कुछ कह रहे हो। जैसे कि अब देखिए ना ये सऊदी अरेबिया वाली इशू, अब कि वो जो अटैक किया ऑन द प्लेन हूतीस वाला जी। तो मेरा तो ये मेरा ख्याल अमेरिका ने कहा होगा कर दो, जैसे अमेरिका ने इनको कहा था कि वो शिप्स ओमान के सी लेन्स में से निकालें, प्रोवोक करने वाली बात थी। और अब तो खैर स्टेटमेंट आ गया है फ्रॉम अयतुल्लाह मुज्तबा कि जी हम तो यकीन ही नहीं रखते, अमेरिका को ट्रस्ट करते ही नहीं है और ये फुल फ्लैश वॉर है और हमने को MOU को फाड़ दिया है और हम लड़ेंगे। और ऐसे अब सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं ना कि अब ये एस्केलेशन में ईरान बढ़ गया है जी। ईरान कहता है आओ और करो हम भी करेंगे। अच्छा, अब ये है कि ईरान का ये कैलकुलेशन है कि ये अमेरिका 1 महीना 1.5 महीना और कर सकता है।
अच्छा। उतनी देर में और भी तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। अमेरिका के ऊपर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि अब आप कोई मुकमका करें, कोई MOU करें और मत लड़ाई बंद करें। ये डोनाल्ड ट्रंप ये आखिरी उसकी बाजी है कि और सख्ती के साथ जो जिस किस्म की धमकियाँ वो दे रहा है। ईरान ने ये फैसला कर लिया कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी मार खाई है, इतना नुकसान अपना कराया, महीना डेढ़ और हम खींच लेते, फिर देखो क्या होता है अमेरिका के साथ और ये सारी इंटरनेशनल कोalition जो हमारे खिलाफ बनी हुई है। तो आई थिंक ये सिचुएशन है। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि जो भी हो आप भाग दौड़ करें और किसी तरीके के साथ ये जो एस्केलेशन हो रही है इसको रोकें, बिकॉज ये बहुत ख़तरनाक एस्केलेशन है। क्योंकि अब ईरान ने जो धमकी दी है वो धमकी तो उसके साथ तो अमेरिकन कैजुअल्टीज़ और बढ़ेंगी, और अगर अमेरिका इसको एस्केलेट करता है और कोई ज़मीन के ऊपर बूट्स ऑन ग्राउंड कर देता है तो वहाँ भी अमेरिका की बहुत बड़ी कैजुअल्टीज़ होंगी। अच्छा, अब मसला ये है कि जितनी अमेरिका की कैजुअल्टीज़ होती है उतना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि मैं और मारूँ और कुछ करूँ, बिकॉज वो तो उनके तो 2 सोल्जर्स मार जाते तो वो समझते हैं कि पता नहीं आसमान गिर गया, यहाँ वो सैकड़ों की तादाद में मारी जा रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ वेरी डेलिकेट टची सिचुएशन। मगर मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान इस वक्त भाग दौड़ करे और इसको रोक ले तो इट विल बी अ वेरी बिग डेवलपमेंट, और पाकिस्तान को चाहिए कि जो भाग दौड़ करनी है अब कर लें, यही वक्त है करने का। बाद में और बहुत नुकसान हो जाएगा, सभी का नुकसान हो जाएगा और किसी का फ़ायदा नहीं है उसमें। और इसी को भांप रहे हैं चीन, इसीलिए चीन की तरफ से भी पाकिस्तान को पुश किया जा रहा है और दूसरी तरफ रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत के साथ ईरान पर बमबारी का हुक्म दे दिया है। वही एस्केलेशन लैडर, लेकिन ये किस अंजाम से दुनिया को दो चार करेगी उसकी पेश कोई आसान नहीं है। ये है पूरी दुनिया में इस वक्त तज़ब्ज़ुब का आलम। तो दूसरी तरफ इंडिया, पाकिस्तान, जापान और चाइना इस मुसल्लस में क्या पकड़ा है? ब्रेक के बाद आके इस पे बात करेंगे। जाते जाते एक बात कर दूं, क्या? वो ये कि अमेरिका के अंदर एक पूरी कैंपेन शुरू हो गई है कि ये जो ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ये आखिरी राउंड में मारे हैं जॉर्डन में और इधर कुवैत में और बहरीन में, वो कहते हैं कि इतनी एक्यूरेसी कैसे इनके पास हो गई। हाँ। और वो अब इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि चाइना ने और रशिया ने इनको सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन दी है। पहले GPS सिस्टम के ज़रिए ये करते थे टारगेटिंग। GPS सिस्टम इज़ एन अमेरिकन सिस्टम, अमेरिका उसको साबोटाज भी कर सकता है, इसलिए इनकी इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। अब ये बेदू सैटेलाइट के ज़रिए और रशियन इंटेलिजेंस और लोकेशन पिन पॉइंटिंग के लिए ज़रिए ईरान को इंफॉर्मेशन मिल रही है एंड लॉजिस्टिक्स मिल रहे हैं और कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। तो वहाँ अब यही शुरू हो गई ये बात कि पीछे से चाइना और रशिया बहुत हेल्प कर रहे हैं ईरान की जी। और ये अगर इतनी एक्यूरेसी आ गई है तो फिर तो क्लियर है कि अगले राउंड में ईरान और भी अमेरिका की कैजुअल्टीज़ होंगी और भी बड़ी एक्यूरेसी के साथ काउंटर अटैक आएगी ईरान से।